हेलो बच्चों। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में फिर से स्वागत है आपका। और आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ऐसा कोई भी साल नहीं है जिस साल इससे यहाँ से क्वेश्चन ना आता हो। तो एनसीईआरटी लाइनिंग एक लाइन टू लाइन हम उसको देखते हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमको पढ़ना क्या है, तो ये समरी दी हुई है हमको। यहाँ पे पढ़ना है इसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स को और स्ट्रैटेजीज़ को। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल को उसको पढ़ना है हम लोगों ने, और फिर हमको पढ़ना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर हमको जानकारी लेनी है किसकी, एसटीडीज़ की, और फिर हमने जानकारी लेनी है लास्ट में किसकी, इनफर्टिलिटी की। तो एनसीईआरटी में रहते हुए एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब पहले पैराग्राफ में यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे सिंपल हमको याद रखना है कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है कि टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद द नॉर्मल फंक्शन। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस के बारे में हमको यहाँ पे दिया है कि इट सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद द नॉर्मल फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन WHO की अगर हम बात करते हैं, ठीक, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए स्टार लगा रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग। इट इज़ टोटल वेलबींग, पूर्ण रूप से टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। केवल फिजिकल नहीं, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल ऑल्सो। तो इसको हमने क्या नाम दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम दिया हमने इसे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिंपल रेफर किया है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके नॉर्मल फंक्शंस के बारे में हमको पता हो। दूसरा, WHO क्या बोलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कि इट इज़ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एज वेल एज व्हाट, एज वेल एज सोशल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है ना। फिर आ जाता है यहाँ पर सिंपल दिया है कि देयर फॉर सोसाइटी विद द पीपल हैविंग द फिजिकली एंड फंक्शनली normal reproductive organs and normal emotional and behavior interaction बेटे among them in all sex related aspect। इसी को ही एक्सप्लेन करा हुआ है, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आ जाता है यहाँ पर अगला पैराग्राफ में आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज क्या हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया यहाँ से, और ये था कि जैसे 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 इंडिपेंडेंस के बाद में यहाँ पर भारत में या इंडिया में पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम नाम दे सकते हैं, ये हुआ है। तो यहाँ पर ये आ जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले इंडिया जो था, इंडिया वॉज द अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड द प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल। और उन्होंने क्या बेटे किया, यहाँ पे इस प्रोग्राम को नाम क्या दिया था, फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग इंडिया ने सबसे पहले क्या करी थी, इनिशिएट करी थी यहाँ पर। और किस ईयर में करी थी, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1951। तो फैमिली प्लानिंग, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ कि यहाँ पे जहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ मीन्स उस लाइन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया, सबसे पहले किया, और उसको नाम दिया था फैमिली प्लानिंग। कब किया था, 1951 में। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि उसी प्रोग्राम को बेटे यहाँ पर फिर नाम क्या दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH के नाम से इसको जाना गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये प्रोग्राम हुआ यहाँ पर क्यों किया गया, ताकि वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस, ठीक है ना, अवेयरनेस, जानकारी दे सके, उनके बारे में पता हो, अवेयरनेस हो अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी जानकारी है, उनके बारे में पीपल को क्या करा सके, अवेयर करा सके, ठीक है ना। Providing the facilities and support for the building of the reproductive healthy society are the major tasks under the प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मेजर टास्क क्या था, याद कि अवेयरनेस करना, किस में, अमंग द पीपल, लोगों को जानकारी देना किसके बारे में, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और फैसिलिटीज़ और सपोर्ट देना किसके लिए, ताकि सोसाइटी में क्या हो सके, एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप हो सके, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ जाता है। अब उसके लिए उन्होंने करा क्या, क्या हुआ यहाँ पे, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि यूज़ करा किसको बेटे, ऑडियो विजुअल,
ऑडियो यानी कि सुनना, विजुअल मतलब देखना, रेडियोज़ में, टीवीज़ में एडवर्टाइजमेंट किया यहाँ पर। एंड पर प्रिंट मीडिया बेटे, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू यहाँ पर उन्हें किया। और अबव ऑल बेटे यहाँ पर आ जाते हैं एनजीओ बेटे। एनजीओ की हेल्प से हैव टेकन वेरियस स्टेप, बहुत सारे स्टेप लिए टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट। ओके, तो ये सिंपल सा है। ऑडियो वीडियो, प्रिंट मीडिया, एनजीओ आ जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए किसके लिए, टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग व्हाट बेटे, रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन आस्पेक्ट्स। ओके, दूसरा आ जाता है यहाँ पर पेरेंट्स, फिर आ गया क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड द फ्रेंड्स ऑल्सो हैव द मेजर रोल इन डिसमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। पेरेंट्स वो शेयर करते हैं बच्चों से जानकारी, सही जानकारी देते हैं, ठीक है। दूसरा रिलेटिव्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, टू डिसमिनेट मीन्स अवेयर कराना किसको बेटे, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ऊपर ली है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सही जानकारी देना, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेप की इंट्रोड्यूस करना सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है ना। यहाँ पर हमको बोला कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर करने के लिए इंस्टीट्यूट लेवल, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल से हमको सेक्स एजुकेशन को एनकरेज करना चाहिए, ताकि बच्चों में जो भी मिथ हो, बच्चों में जो भी जैसे बोलते हैं कि पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं है, बच्चों को सही जानकारी प्रोवाइड कराना, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी में मिथ होते हैं, बच्चे वही सुनते हैं और वही उसको प्रोपेगेट करते हैं। तो यहाँ पे हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे हुआ कि राइट इन्फॉर्मेशन द यंग सो एज टू डिस्करेज द चाइल्ड फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ। यही मैं बात कर रहा था कि सच एजुकेशन ज़रूरी है, ताकि जो मिथ हैं बच्चों के मन में उनके, तो वो उनको हर तरह से एलिमिनेट किया जाए, एंड दे शुड नो द राइट मीनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो यहाँ पे आपको बताया हैविंग मिसकंसेप्शन, बिल्कुल यही मैं बात कर रहा था, बच्चों का मिथ दूर होना चाहिए, मिसकंसेप्शन दूर होने चाहिए, किसके रिलेटेड, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। ओके, ये हो जाता है, तो ये ज़रूरी हो जाता है ये यहाँ पर। अब आ जाता है साथ में क्या होता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो बच्चों में या एडोलसेंस में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन्स की प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है ना, कैसे डेवलप होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या रोल होता है उनका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को क्या करनी चाहिए, हमें उनको जानकारी देनी चाहिए। वेरियस एड्स हमने आपसे पहले ही पढ़ लिए हैं, यहाँ पर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे आ जाता है कि ये हो गया। नेक्स्ट बेटे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इनके बारे में अवेयरनेस ज़रूरी होती है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है किसके बारे में, एड्स के बारे में, ठीक है ना। तो खासकर कौन से बच्चों के बारे में, एडोलसेंट एज, ठीक है ना, 16-17 ईयर्स एडोलसेंट एज के बच्चों को ये जानकारी देना ज़रूरी होती है, ठीक है ना। रिगार्डिंग द एसटीडीज़ उनको मालूम होना चाहिए, ये कैसे होती है, क्यों होती है, और इससे क्यों बचना चाहिए, पढ़ेंगे हम लोग आगे भी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ जाता है एजुकेटिंग पीपल को एजुकेट करना ज़रूरी है। आप जहाँ भी देखेंगे, जितना स्लम एरियाज वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, परिवार बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको बढ़ती हुई पॉपुलेशन या बढ़ते हुए बच्चों की संख्या या बढ़ते हुए परिवार में, लगातार बढ़ते परिवार में जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। तो वी मस्ट एजुकेट द पीपल विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन द इंडिया, क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, कैसे उनके परिवार पे वो प्रभावित कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। किसके लिए, खासकर फर्टाइल कपल की बात हो रही है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है उसको हम फर्टाइल कपल कहते हैं, ठीक है ना। एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, और वो जो उस ग्रुप में आते हैं कि मैरिजेबल ग्रुप में आते हैं, शादी करने योग्य हैं, उनको इन बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ओके, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, उनको बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में जानकारी देनी चाहिए, ठीक है ना। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, जो प्रेग्नेंट मदर है, दे शुड नो अबाउट हाउ टू केयर द प्रेग्नेंट मदर। ओके, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट नेटल मीन्स आफ्टर डिलीवरी, हाउ टू केयर द मदर एंड द चाइल्ड एज वेल। ओके, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉम वर्ड आता है मिल्क का, जिसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं बच्चे के विकास के लिए, या मैं उसके लिए नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ये आपको होता है, ठीक है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मेल और फीमेल को बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है आरसीएच प्रोग्राम का। ओके, वुड एड्रेस द इम्पॉर्टेंट ब्रिंगिंग अप socially conscious healthy family desire size,
सोशली कॉन्शियस, ओके, समाज के सोशली कॉन्शियस होनी चाहिए फैमिली। और ऑब्वियसली बेटे फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन किस तरह एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है पूरे समाज को, सोसाइटी को या देश को। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन अनकंट्रोल ग्रोथ करेगी तो नुकसान किसका होना है, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसका नुकसान होना है। तो लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि क्या नुकसान हो सकता है बढ़ती हुई पॉपुलेशन का। सोशल एवल लाइक सेक्स एब्यूज़, सोशल एवल लाइक सेक्स एब्यूज़, छोटे बच्चों का या बड़ों का किसी का भी सेक्स एब्यूज़ जो होता है वो नहीं होना चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारे ऑब्जेक्टिव है किसके, प्रोग्राम के, जो आरसीएच प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने का। एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। वो मेल हो सकता है, फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाता है। एंड नीड क्रिएटेड द एनेबल पीपल टू थिंक टेक अप द नेचुरल स्टेप, जो कैपेबल हैं, जो एनेबल हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए आ जाता है सोचने के लिए कि उनको एक क्या होना चाहिए, दे मस्ट टेक ए नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट ऑल दीज टाइप ऑफ द social evils. Okay, so this is regarding the regarding what बेटे, introduction. Okay, this is all about the introduction, यहाँ पे आ जाता है। Now see here the successful text आ जाता है, successful implementation of the various action plans to reproductive health requires a strong infrastructure। हम खाली बात करके इसको हम reproductive health को सोसाइटी में मेंटेन नहीं कर सकते, उनको अपग्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक सॉलिड क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, हमको प्रोफेशनल्स चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए और द मटेरियल सपोर्ट ये भी हमको चाहिए, तभी ये क्या होगा, पूरा हो सकता है, ठीक है ना। इस पैराग्राफ में ये आ जाता है। अब यहाँ पर क्या चाहिए, तो एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, सबसे पहला मेडिकल असिस्टेंस दिया हुआ है, ये ज़रूरी है सोसाइटी बिल्डअप करने के लिए। केयर टू पीपल इन द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यहाँ पर जो भी पीपल हैं उनको अगर इफ़ दे आर हैविंग एनी टाइप ऑफ द दैट इज़ द सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम और द रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना, लाइक कौन कौन सी, जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या करने के लिए, इनसे टू गेट द क्योर फ्रॉम ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना, वी मस्ट प्रोवाइड देम द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, दे वी मस्ट हैव द एक्सपर्टीज, वी मस्ट हैव द प्रोफेशनल्स, ओके। सो एंड अबव ऑल इट इज़ ऑल्सो मटेरियल सपोर्ट। तो ये प्रॉब्लम्स की यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये आ जाता है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया हुआ है एमनियोन सेंटेंसेस बेटे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है। एमनियो सेंटेंसेस में क्या करते हैं, आपको मालूम है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के बाहर की तरफ एक एम्ब्रियोनिक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एमनियोन। एम्ब्रियो और एमनियोन के बीच में होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा इट प्रिवेंट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, दैट इज ड्राई होने से बचाता है, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक एंड इंजरी, बचा के रखता है, ठीक है ना। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक क्या होती है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक निडल के थ्रू क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को सक करते हैं, ओके। और एमनियोटिक फ्लूइड को लेने के बाद में हम एमनियोटिक उसमें क्या होते हैं, फ्लूइड में फीटल सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम क्या करते हैं, हम डायग्नोस करवाते हैं, हम एनालाइज करवाते हैं कि कहीं यहाँ पर वो जो फीटस डेवलप कर रहा है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम दिया हुआ है, हेमोफीलिया दिया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया दिया हुआ है, एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डिटरमाइन द सर्वाइवल एबिलिटी ऑफ द फीटस, हम डिटरमाइन करवाते हैं सेल के थ्रू, ठीक है ना। क्योंकि एमनियन पहले आया है, बाद में सेल्स आए हैं, तो जो भी सेल्स आते हैं वो सेल्स, सारे बॉडी के सेल्स कहाँ हैं, एमनियन के अंदर हैं, ठीक है ना, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है। तो अगर हम उसको एनालाइज करते हैं निकाल के, सो वी आर एबल टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। लेकिन इसका हुआ क्या, स्टार्ट गिविंग द फीमेल फीटस, दैट इज़ फीमेल फीटिसाइड, इससे बहुत इंक्रीज़ हो गया, और जब इंक्रीज़ हो गया तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया, गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि हाई रेट हो गया था फीमेल फीटिसाइड्स का, सेक्स रेशो जो था वो ऊपर नीचे होने लगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया, ओके। सो ये आपको याद रखना है। और इसी में बेटे आपको यहाँ पर आपको मैंने इसके बारे में बताया, एमनियोसेंटेसिस के बारे में यहाँ पर बताया, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, ओके। यहाँ पे मैंने इसको आपके बारे में यहाँ पे बताया।
अब यहाँ पर वर्ड आता है कि रिसर्च ऑन द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, वो उसी की बात कर रहा है, एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज एनजीओ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। न्यू मेथड्स और टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आगे बात दी हुई है सहेली की। तो सहेली क्या है ये मैं आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में बताऊंगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है खाली। तो आगे देखते हैं क्या है कैसे है। ओके, अब यहाँ पर बेटे आप फिर से सहेली का दिया हुआ है, इसको हम लोग बाद में करेंगे जब ये क्या बोलते हैं हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स करेंगे, तब हम इसको बताएंगे कि सीडीआरआई में बनाया गया, इसको लखनऊ में बनाया गया, क्या इसके कौन सा केमिकल होता है, कैसे एक्ट करता है, क्यों करता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। एक ये दूसरा पैराग्राफ जो दिया हुआ है इसमें से डाटा आपको याद रखना है बेटा, ये डाटा याद रखना है। पहले ये टॉपिक नहीं आया करता था, लेकिन ये टॉपिक अब आने का है, आ सकता है आपको। तो डाटा आपको सिंपल याद रखना है, जो ये आपका दिया है इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बाकी अगर आप दूसरी बुक्स रेफर करेंगे तो डिफरेंट है, लेकिन आपको एनसीईआरटी का डाटा लेना है तो एनसीईआरटी का ही डाटा लेना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, कि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन हमने बात करी है, ठीक है ना, जो कि 1900 में, ठीक है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अराउंड 2 बिलियन, ये याद रखिएगा, इट वाज 2 बिलियन इन 1990। ये आ गया पहला क्वेश्चन, ये डेटा आपको याद ही रखना है बेटा। 1990 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, यहाँ पर 2 बिलियन थी, और ठीक है ना, एंड अबाउट यहाँ पर 6 बिलियन हो गई कब बेटा, 6 बिलियन हो गई कब, 2000 में। ये डेटा याद रखना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ गया। और बढ़ के बेटा ये 2011 में कितनी हो गई, तो ये याद रखना है 7.2 बिलियन। तो ये तीन क्वेश्चन डाटा वाइज हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। अब इंडिया की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिया में भी पॉपुलेशन जो था एक टाइम पे बेटे कितना था, 350 मिलियन था एट वन टाइम, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस क्लोज टू बिलियन मार्क बाई द 2000 बेटे, 2000 350 से, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस के क्लोज में जाके पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई यहाँ पर, 2000 हो गई, बिलियन हो गई, यहाँ पे बिलियन मार्क हो गया 2000। एंड 1.2 बिलियन हो गई कब बेटे, 2.011 में, 2.2011 में, 2011 में 1.2 बिलियन हो गई, ठीक है ना। तो ये इसका मेन कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द एक्सप्लोजन ऑफ दिस पॉपुलेशन, इट इंक्रीजेस एट ट्रेमेंडस रेट बेटे। ओके, व्हाई, because what is maternal mortality, MMR, it was reduced, maternal mortality reduce हो गई थी। infant mortality rate भी क्या कर गया था, डिक्लाइन हुआ, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मैटरनिटी रेट, ठीक है। पहले क्यों बढ़ गया, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो गई थी, और इंक्रीज हो गई तो मैटरनल मीन्स मदर, ओके, एंड द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मीन्स इन्फेंट विच इज़ गोइंग टू बॉर्न और इट इज़ बॉर्न, ओके। सो इनका मोर्टिलिटी रेट, डेथ रेट क्या कर गया था, कम हो गया था, ठीक है ना। इस वजह से पॉपुलेशन क्या कर गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। डाटा है, सिंपल याद करना है आपको, इसमें कुछ वैसा नहीं है। एक ये डाटा जरूर याद करिएगा, अकॉर्डिंग टू 2000, या चौथा क्वेश्चन बेटे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज 2%, 2%, दैट इज 2%, दैट इज 20 पर 1000, ठीक है ना। ये आपको डाटा याद रखना है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर सिंपल है कि सच एन अलार्मिंग ग्रोथ लीड्स टू द absolute scarcity even the basic requirement like the food, shelter and the clothing in spite of significant progress made by those area। बहुत सारी प्रोग्रेस करने के बाद भी still some of the people are deprived of food, shelter, okay, shelter, clothing etc, because we cannot keep the progression of the resources as compared to the increase in the growth, ठीक है ना। माल्थस आप जानते हैं, माल्थस ने क्या कहा था कि जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, ज्योमेट्रिक होती है, जबकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अर्थमेटिकली ग्रो करते हैं, ओके। ज्योमेट्रिकल 2, 4, 8, 16, 32, 64, 8, और ग्रोथ जो रिसोर्सेज की ग्रोथ जो होती है वो कैसे होती है, 1, 2, 3, 4। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें डेवलप करने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के बाद भी स्टिल यहाँ पे स्ट्रगल होता है, किसके लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और किसके लिए बेटे, क्लोथिंग के लिए, ये होता है। क्लियर हुआ है यहाँ पे। अब आ जाते हैं अगले उस पर बेटे, यहाँ पर अगले पैराग्राफ में ये भी समझाने का ही है। यस बेटे, देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दैट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन मोटिवेट स्मॉलर फैमिली यूजिंग द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब ये बढ़ते हुई पॉपुलेशन को ब्रेक लगाने के लिए यूज़ करना चाहिए, वी शुड यूज़ द व्हाट बेटे, मोटिवेट
फॉर द स्मॉलर फैमिली एंड यूज़ द प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक स्लोगन बहुत पहले आया था, हम दो हमारे दो, ठीक है ना, हम दो हमारे दो, हैप्पी कपल विद द 2 चिल्ड्रन, ये स्लोगन आया था, हम दो हमारे दो, ठीक है ना। तो मैनी कपल्स, बहुत सारे कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड द वन चाइल्ड नॉर्म। बहुत सारे कपल हैं जो वर्किंग कपल हैं, उन्होंने डिसाइड किया वन चाइल्ड मीन्स एक ही चाइल्ड को क्या करेंगे, वो पैदा करेंगे और उसी की परवरिश करेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैरिजेबल एज को डिसाइड किया गया, फीमेल में 18 ईयर्स और मेल में कितना गया, 21 ईयर्स किया गया, ठीक है ना। एंड इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल विद स्मॉल फैमिली, ये प्रपोज किया गया कि जो कपल अपनी फैमिली को स्मॉल रखेंगे, विद इन द लिमिट करेंगे, दे मस्ट प्रोवाइड इंसेंटिव्स इन सम वे। ओके, किसी भी तरह से उनको किसी भी रूप में हमको इंसेंटिव्स क्या करने चाहिए, प्रोवाइड कराने चाहिए। ओके, सो अब आ जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को होने के लिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर तो दोज मेथड्स विच प्रिवेंट्स द अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है ना, ये प्रेगनेंसी करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स होने कैसे चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली, वो आसानी से, यूज़र फ्रेंडली मीन्स आसानी से यूज़ होने चाहिए। दूसरा, ईजिली अवेलेबल होने चाहिए। तीसरा, इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल विद नो और ली साइड इफेक्ट, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। मान लीजिए कोई कपल है, कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अपनाता है, ठीक है ना, और बच्चे में गैप रखने के लिए यूजली होता है ये, या नहीं है तो वो फिलहाल बच्चा नहीं चाहते हैं, इश्यूज नहीं चाहते हैं, तो उसमें ये हो जाता है। लेकिन जब वो चाहें तो वो रिवर्सिबल होना चाहिए। तो एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से यूज़ होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो साइड इफेक्ट, और प्राइवेसी मेंटेन करे, ठीक है ना। यूजुअली प्राइवेसी क्या होती है, मेंटेन होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है, ठीक है ना, शुड नॉट, यहाँ पे बेटे ये, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्स ड्राइव। सेक्स ड्राइव, जो सेक्स ड्राइव है, ठीक है ना, जो या सेक्स डिज़ायर है, उसको वो कम ना करे, किसी भी तरह से वो उसको कम ना करे, यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र, और सेक्सुअल एक्ट करते समय, इंटरकोर्स या कोइटस के समय, वो किसी भी तरह की कोई परेशानी ना करे, ठीक है ना। तो ये आ जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया बेटे। तो सबसे पहले आ जाता है नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिर आईओडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल फॉर्म्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। ये सारे मेथड हम लोग एक एक करके धीरे सारे मेथड्स पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है कैसा है। अब सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे नेचुरल मेथड, जहाँ पे हम कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई आईओडी यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं, नेचुरल मेथड है यहाँ पर। पहला मेथड आ जाता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड। हम जानते हैं फीमेल्स में जो फर्टिलिटी पीरियड होता है वो कौन कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा होगा, इट इज़ फ्रॉम 10 to 17 डेज मेंस्ट्रुअल हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इसी के बीच में ओवुलेशन इज एक्सपेक्टेड। तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो 10 to 17 डेज में, अगर साइकिल 28 डेज़ की है, तो 10 to 17 डेज़ में यहाँ पर कोइटस, इंटरकोर्स या फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर हुआ तो देयर विल बी ए चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो ये 10 to 17 डेज हम लोगों को क्या करने चाहिए, प्रिवेंट करने चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाता है। अब इस फर्टाइल पीरियड में अब यहाँ पर क्या होगा कि क्वाइटस नहीं होना चाहिए, इंटरकोर्स या फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ये मेथड नेचुरल मेथड है पर इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं इफेक्टिव है? बिकॉज इन एवरी फीमेल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज। ओके, यू नो मेंस्ट्रुअल साइकिल यू हैव स्टडीड, सो इन एवरी फीमेल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट कांस्टेंट एंड इफ द, अगर हम एक भी दिन के आगे पीछे अगर हम भूल जाते हैं या गड़बड़ी करते हैं, तो देयर विल बी चांस ऑफ द फीमेल might get conceived or get the pregnant. Okay, so it is not a very effective method. So coitus abstinence, periodic abstinence, 10 to 17 days, this is the question. याद रखिएगा इस लाइन से, ये वाला क्वेश्चन है जो आपको आपके टेस्ट में या आपके AITS में या आपके नीट एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ओके, रिवाइज करके जाइएगा। अब आ जाता है यहाँ पर, उसको नाम दिया है विड्रॉल मेथड या फिर बोला है कोइटस इंटरप्ट। ओके, नेचुरल मेथड है यार, कोई हो जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो होता है कि जो मेल पार्टनर होता है वो विड्रॉ कर लेता है पेनिस को वेजाइना से। मेल पार्टनर विड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द एजाकुलेशन। एजाकुलेट होने से पहले ही वो क्या करता है, वेजाइना से पेनिस को क्या कर लेता है,
इट इज टेकन आउट, विड्रॉ कर लेता है, तो विड्रॉ वर्ड से आया है विड्रॉन यहाँ पे, ठीक है। सो क्या प्रिवेंट करता है? इंसेमिनेशन, याद रखिएगा क्या प्रिवेंट करेगा? इंसेमिनेशन प्रिवेंट करता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि प्रिवेंट किसको करेगा? इंसेमिनेशन को प्रिवेंट करेगा। ये मेथड भी बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कुछ स्पर्म्स जो होते हैं जो एम्पुला में स्टोर हो, ठीक है ना, या कहीं और स्टोर हो, तो वो क्या करेंगे, इवन बिफोर द एजाकुलेशन दे मे ट्रेवल इनटू द फीमेल ट्रैक हो, okay. So once they travel into the female tract, again there is a chance of the that female may get conceived, okay. So it is not the very effective method of the contraception, but it is the natural method, that is withdrawal method. So first one was rhythm method, ठीक है ना, periodic abstinence और rhythm method, ठीक है ना। coitus must be provided must be prevented from 10 to 17 day of the menstrual cycle, okay, start of the menstrual cycle. And second is withdrawal method, जहाँ पे coitus interrupt बोला जाता है, जहाँ पे क्या होगा कि just before the ejaculation the penis is withdrawn from the vagina and it prevents insemination. So please insemination को देखिएगा यहाँ पर। थर्ड आ जाता है यहाँ पे lactational amenorrhea। लैक्टेशनल एमेनो, लैक्टेशन पर आप जानते हैं, ठीक है ना, पार्चुरेशन के बाद में मैमरी ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, मिल्क सिक्रेशन होता है, वो जो मिल्क सिक्रेशन वाला पीरियड है उसी को हम क्या नाम देते हैं? लैक्टेशनल वर्ड आ जाता है। ए मीन्स नहीं, ए मीन्स नो, एमेनोरिया मीन्स मेंसेस। तो लैक्टेशनल जब होगा तो वहाँ पे एब्सेंस होगा किसका बेटे? मेंस्ट्रुएशन का। किसका एब्सेंस होगा? मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस होता है, यहाँ पर ये दिया है। तो प्लीज लुक हियर, based on the fact that the ovulation therefore the cycle, यहाँ पे आ जाता है कि based on the fact that ovulation, okay, यहाँ पर absence of the ovulation के लिए यहाँ पे वो बात कर रहा है, do not occur during the period of the intense lactation following the parturition. It means parturition के बाद में intense lactation period जो होता है उस समय जो होता है ovulation नहीं होता है, ठीक है ना। and it is the maximum यहाँ पे दिया हुआ है कि इस तरह का जो इफेक्टिव होता है बेटा ये कितने मंथ्स के लिए होता है? इट इज़ इफेक्टिव फॉर द 6 मंथ, इट इज़ इफेक्टिव फॉर द 6 मंथ फॉलोइंग द पार्चुरेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए HCT ने ये तो दे दिया, अब ऐसा क्यों होता है, क्यों, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा, तो कहीं नोट कर लीजिएगा कि जहाँ जब इंटेंस जब लैक्टेशन होगा फीमेल के अंदर आफ्टर द पार्चुरेशन, प्रोलैक्टिन का लेवल क्या करता है? शूटअप करता है, वो बढ़ जाता है। और जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो ये बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन इट सप्रेसेस द गोनाडोट्रोपिन्स, दैट इज FSH एंड LH बोथ। और अब FSH सप्रेस हो गया, LH सप्रेस हो गया, तो FSH के साथ आप बता सकते हैं कि फॉलिकल मैचुरेशन नहीं होगा, और LH के साथ आप बता सकते हैं कि जब तक LH रहेगा तब तक क्या रहेगा? एवरेज यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर LH जो आ गया, LH आएगा तो यहाँ पे वो ओवुलेशन फिर से नहीं होने देगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर LH और गोनाडोट्रोपिन सिंपल FSH का लेवल जो होगा वो क्या होगा? मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। कम हो गया तो FSH मैच्योर नहीं होने देगा किसको? फॉलिकल्स को। और LH जो होगा वो ओवुलेशन कॉज नहीं करवाएगा, ठीक है ना। LH क्योंकि बहुत कम है तो ओवुलेशन आप जानते हैं, ओवुलेशन के लिए LH इज मैंडेटरी, ज़रूरी होता है, वही डिज़ोल्व करेगा ग्राफियन की वॉल्स को, और वो क्या बोलते हैं, एग को क्या करेगा? वहाँ से रिलीज़ कराता है। तो दोनों कम हो गए तो ओवुलेशन वहाँ पे नहीं होगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया किसके बारे में बेटे? नेचुरल मेथड के बारे में, ठीक है। सो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल मेथड एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया। कंसेप्चुअल पार्ट याद रखिएगा, increased level of prolactin suppresses the gonadotropin, and if the gonadotropins are in less titer or less concentration, they will prevents the ovulation, okay. So नहीं होगा यहाँ पर, और ovulation नहीं है तो egg नहीं है, egg नहीं है तो there is no chance of the fertilization. But remember this method is only effective for the 6 month, 6 महीने के लिए ये क्या होगा? इफेक्टिव होता है। अब आ जाते हैं बेटे यहाँ पर दूसरा मेथड आ जाता है बैरियर मेथड। यहाँ पे नेक्स्ट मेथड आया और उसको हमने क्या नाम दिया है? बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में ये डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट बेटे? कंडोम्स ऑफ दिस इज द कंडोम्स ऑफ फीमेल, एंड द अबव डायग्राम, लेट मी शो द डायग्राम, दिस वन, इट इज़ द कंडोम ऑफ मेल बेटे, मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, ये यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे बताया। अब बैरियर मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर जो मेल गैमेट जो है, स्पर्म और ओवम, ठीक है ना, दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग बेटे, वो मिल नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाएंगे तो किसी भी हाल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है बैरियर मेथड का, टू प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड द एग, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हुआ बेटा, ठीक है। अब आ जाता है कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया है हमने? कॉन्डोम्स का एग्जाम्पल लिया है। कॉन्डोम्स जो होते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं।
ठीक है ना, दोनों होते हैं, दोनों बैरियर मेथड होते हैं। और यहाँ पर ये बने किसके होते हैं? सो कंडोम्स दे आर मेड अप ऑफ शीथ, लेटेक्स शीथ बेटा, ये याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन आया, दे आर मेड अप ऑफ लेटेक्स शीथ होते हैं। एंड यूज टू कवर द पेनिस, पेनिस इन मेल, ठीक है ना, मेल बिफोर द after the erection and before the coitus. After erection, the condoms are rolled over the penile part, okay, before the coitus, and the coitus will takes place. So when the coitus takes place, ejaculation would occur. Ejaculation will occur within the condoms only. So physical meeting of the sperm and the ova is not possible. Hence there is no chance of the fertilization. इसको याद रखेंगे. Similar is with the फीमेल कॉन्डोम्स, जिसको फेमिडोम्स नाम दिया हुआ है। फीमेल कॉन्डोम्स में जैसे ऊपर डायग्राम था, दो रिंग्स होते हैं, एक वन इज द स्मॉलर रिंग इज प्लेस्ड इनटू द डीप इनटू द वेजाइना विद द मैनुअल, female do this all manually, okay, and the larger one it is placed over the external genitalia. Penis moves into the condoms, ejaculation takes place again within the femidoms, no physical meeting of the sperm and the egg, again there is no chance of fertilization. So do remember about the femidoms also, okay. So this can prevent, यहाँ पे दिया हुआ है कि मेल में यहाँ पर this can prevent the conception. निरोध is the popular brand of the condom for the male, ओके निरोध जो है एक ब्रांडिंग नेम है कॉन्डोम्स का, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स हैज़ इंक्रीज रिसेंट ईयर ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग यूज़र फ्रॉम द STI एंड एड्स। ये याद रखिएगा, कॉन्डोम का यूज़ जो होगा इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द STI, that is sexually transmitted infections, and the disease like what बेटे, एड्स, डिजीज़ लाइक एड्स हो जाता है, ठीक है, ये आपने बताया। Next, both male and female condoms are disposable, okay, can be self inserted and thereby give the privacy to the user. ये दोनों ही disposable होते हैं, यूज़ करने के बाद there is no use, they are discarded, okay, and obviously they provide privacy to the user, जो भी यूज़ कर रहा है वो प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, यहाँ हो जाता है। NCERT का अगला क्वेश्चन आ जाता है कि diaphragm, cervical caps and the walls also the barrier made up of rubber that inserted into the female reproductive tract to cover the सर्विक्स। ये दोनों, ये तीनों जो होते हैं, डायफ्राम, सर्विक्स और कैप्स जो होते हैं, फीमेल ही यूज़ करती है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है, और वो इंसर्ट कर लेते हैं डीप इनटू वेजाइना, कहाँ तक बेटे, सर्विक्स में। और जब सर्विक्स तक पहुंच जाते हैं सो दे प्रिवेंट व्हाट बेटे, कंसेप्शन बाई ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म। सर्विक्स के ऊपर प्लेस हो गए हैं, सर्विक्स के ऊपर प्लेस हो जाते हैं तो स्पर्म जब जाएगा तो स्पर्म जो होगा इसको सर्विक्स को पार करके अंदर नहीं जा पाता है, और जब नहीं जा पाता है तो वहाँ पे चांस क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का नहीं होता है। एंड नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे इनके साथ में डायफ्राम, सर्विक्स, कैप्स, वॉल्ट के साथ में अगर हम स्पर्मिसाइड्स को यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। स्पर्मिसाइड्स वो क्रीम, जेलीज, फोम यूजली जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, और जब हम उनके साथ यूज़ करते हैं तो उनका कॉन्ट्रासेप्शन एफिशिएंसी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। कॉन्ट्रासेप्शन एफिशिएंसी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बच्चों यहाँ पर प्लीज़ याद रखिएगा, दो क्वेश्चन, डायफ्राम, सर्विक्स, कैप्स, वोल्ट, ये हो गए, ठीक है ना। और दे बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन दे आर यूज विद द स्पर्मिसाइड्स, ओके, दे आर यूज विद द स्पर्मिसाइड। तो ये आपको बेटे यहाँ पर मैंने बताया। यहाँ पर अब आ जाता है यहाँ पर एक और डिवाइस, ये तो हो गए बैरियर मेथड, ठीक है ना। बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स मेल, फेमिडोम्स फीमेल के लिए, दोनों ही स्पर्म और एग को, ओवा को फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। जब फिजिकली कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो किसी भी हाल में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि एक और इफेक्टिव यहाँ पे मेथड होता है बेटे, और उस मेथड को हम बोलते हैं IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बेटे, दे आर कॉल्ड एज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब यहाँ पर इससे पहले वाले बैरियर मेथड में वहाँ पे क्या था कि मेल या फीमेल वो इंडिविजुअली खुद ही क्या कर रहे थे, बैरियर मेथड में वो इंडिविजुअली ही यूज़ कर रहे थे, उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर IUDs में, ठीक है ना, तो नो मेल और नो फीमेल कैन दे डू द टास्क इंडिविजुअली। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एक्सपर्ट्स की बेटे। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो डॉक्टर्स हो सकते हैं या कोई एक्सपर्ट नर्स हो सकती है, और इन डिवाइसेस को, ठीक है ना, प्लेस करते हैं यूट्रस में, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू, वेजाइना के थ्रू पुश करते हैं, ठीक है ना, और यूट्रस में जाके इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो मैनुअली नहीं पॉसिबल है, तो ये डॉक्टर के हिसाब, डॉक्टर ही या कोई ट्रेन नर्स होगी वो इसको क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। अब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस प्रेजेंटली अवेलेबल, तो सबसे पहला जो आता है नॉन मेडिकल IUD, ये एक क्वेश्चन आया आपका यहाँ पे, नॉन मेडिकल IUD। लिपिस लूप आप पढ़ते हैं बेटे, पढ़ा होगा आप लोगों ने, लिपिस लूप पढ़ा होगा। नॉन मेडिकल IUDs में ये लिखा हुआ है लिपिस लूप। लिपिस लूप के साथ याद रखना है आपको, पहली बात तो IUD है यूट्रस में, ठीक है ना, सर्विक्स
और यूट्रस के बीच में फिक्स हो जाएगा, और ये प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म को भी करेगा। और क्योंकि लिपिस लूप एक फॉरेन पार्टिकल है बॉडी में फीमेल की, तो ये इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, प्रोवोक करेगा। इम्यून सिस्टम प्रयोग होगा तो मैक्रोफेजेस की आर्मी जो होगी वो उस एरिया में क्या हो जाएगी बेटे, कलेक्ट हो जाएगी। और अगर कोई स्पर्म उनके कांटेक्ट में आ गया तो वो मैक्रोफेजेस, ठीक है ना, या वो आर्मी सेल्स की वो स्पर्म को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो अगेन देयर इज नो चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ओके, दूसरा जो आ जाता है वो उसको हम लोग नाम देते हैं बेटे यहाँ पर कि कॉपर रिलीजिंग आयोडेज। कॉपर रिलीजिंग आयोडेज एग्जाम्पल, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा, CuT, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, तीन एग्जाम्पल याद रखिएगा। और यहाँ पर मल्टीलोड में, यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉपर रिलीजिंग आयोडेज में होता क्या है, ये भी प्लेस करी जाती है कहाँ पे, यूट्रस में, यूट्रस में ही प्लेस करी जाती है। और ये जो होती है बेटे यहाँ पर, ये इंक्रीज करती है किसको, फेगोसाइटोसिस को। फिर से वही बता रहा हूँ कि ये एक फॉरेन पार्टिकल के तरह काम करेगा। फॉरेन पार्टिकल के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, उसमें सेल्स बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं, खासकर मैक्रोफेजेस की बात करते हैं। और वो मैक्रोफेज आएंगे तो वो इंक्रीज कर देते हैं क्या बेटे, फेगोसाइटोसिस ऑफ, दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ओके, ये पहला हुआ यहाँ पे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे। ये कॉपर टी पूरा पढ़िएगा, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज पूरा इंपॉर्टेंट है बेटे, तो ये इसमें कोई छोड़िएगा मत कुछ भी। दूसरा क्या करता है, जो कॉपर आइंस जो होते हैं जो रिलीज होते हैं, जो कॉपर टी है, कॉपर 7 मल्टीड, ये डेफिनेट रेट पे कॉपर आइंस को रिलीज करते हैं। और ये कॉपर आइंस जो होंगे जो रिलीज होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सप्रेस करते हैं मोटिलिटी बेटे, ये सप्रेस कर देते हैं मोटिलिटी किसकी, स्पर्म की। स्पर्म की मोटिलिटी ही कम हो गई तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी क्या कर जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी क्या कर जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी रिड्यूस हो गई तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और दिया हुआ है, हार्मोनल रिलीजिंग आयोडी। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी में यहाँ पर आप पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल LNG-20 का बेटे, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडी का एग्जाम्पल आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, और वो आ जाता है LNG-20, ठीक है ना। पूरा नाम लेवो नॉर्जेस्टेरॉल होता है। एनसीईआरटी का पहले पार्ट देखते हैं। तो ये क्या करेगा, यूट्रस को अनसूटेबल कर देगा किसके लिए बेटे, इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है ना। यूट्रस को अनसूटेबल कर देगा किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देगा किसके लिए बेटे, स्पर्म के लिए। सर्विक्स थिक हो, सर्विक्स का जो सर्विकल म्यूकस होता है वो एक्सट्रीमली थिक हो जाता है, और जब थिक हो जाएगा तो विस्कस हो जाएगा। एंड व्हेन इट बिकम्स विस्कस इट डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू डीपर पार्ट ऑफ द फीमेल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो आयोडीज यहाँ पे हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्चुअल पार्ट बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है, ये केमिकल ये प्रोजेस्टिन है, केमिकल प्रोजेस्टोन होता है, यहाँ पर प्रोजेस्टिन होता है, ठीक है ना। ये आपका कंसेप्चुअल पार्ट ले रहा हूँ। ये LNG-20 पे ये नॉर्मल नहीं होगा, ये नॉर्मली फीमेल यूज़ नहीं करते हैं, वही फीमेल यूज़ करते हैं यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है, या फिर कोई सेक्सुअल क्राइम, रेप वगैरह जैसा केस हो गया, उस केस में ये यूजली यूज़ होते हैं। और जब ये इंसर्ट होते हैं तो रिलीज़ करते हैं प्रोजेस्टिन को। प्रोजेस्टिन क्या करवा देगा, प्रोजेस्टिन बढ़ा हुआ लेवल किसका कर देगा, प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही बहुत बढ़ेगा तो ये क्या करेगा बेटे, नेगेटिव फीडबैक देगा, GnRH और LH को बंद करवा देगा, ठीक है ना। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या कर देगा, बहुत कम कर देगा। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक कम होने से एंडोमेट्रियम क्या करेगी, शेड आउट हो जाएगी। अगर इम्प्लांटेशन हो भी गया है तो वो क्या होगा, अबॉर्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा। ये छोटा सा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, ओके, यहाँ पे हो जाता है। अब ठीक है, अब आ गया इसके बाद में, iodines are the ideal contraceptives for the female who want to delay pregnancy, space in the children. It is one of the most widely accepted method of the contraception in इंडिया। ये क्वेश्चन आ गया, इंडिया में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वो पिल्स नहीं है बेटे, कौन सी होंगे, क्या होगा, आईयूडीज होगी। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको ये आ सकता है। मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपने इनको ही अच्छे से कर लिया तो आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन डेफिनेटली पूरे हो जाएंगे। और बीच में कंसेप्चुअल पार्ट बता रहा हूँ, तो या तो आप लिखते जाइएगा या आपने लिखा होगा तो उसको देखते चलिएगा। अब आ जाता बेटा यहाँ पर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल डोजेस आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पे पिल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहे हैं। या तो उसमें क्या होगा बेटे, प्रोजेस्टेरॉन होगा, या फिर उसमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होगा। इनको बोलते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, COCs बेटा। इनको किस नाम से जानते हैं, COCs, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेटे। ओके, सो दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ये टैबलेट्स के फॉर्म में यूज़ होती हैं।
प्रॉपरली नोन एज पिल्स बेटे, प्रॉपरली क्या बोलते हैं, पिल्स होते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कि ये जो पिल्स है हैव टू टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल जो फेज़ होता है उसमें 1 to 5 डेज़ का लेते हैं, तो हम 5 डेज़ को लेके चलते हैं कि फिफ्थ डे क्या होंगे, फिफ्थ पहली पिल्स को लिया जाएगा और 21 डेज़ तक लगातार क्या करते हैं बेटे, क्या करते हैं, इन पिल्स को लिया जाता है। इन पिल्स को प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा तो ओवुलेशन नहीं होगा बेटे, नहीं होगा। बॉडी मिमिक करती है कि ओवुलेशन हो चुका है, इस वजह से दोबारा ओवुलेशन नहीं होता है। ओवुलेशन ही नहीं होगा तो देयर इज़ नो चांस ऑफ द प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ पर 21 डेज़ देने के बाद हम गैप कर देते हैं 7 डेज़ का। क्यों कर देते हैं, ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो सके। और ये जो 7 डेज़ होते हैं इसमें हम नॉन हार्मोनल पिल्स लेते हैं, वो आयरन पिल्स हो सकती हैं या कोई भी पिल्स हो सकती है। यूजली आयरन पिल्स देते हैं ताकि गैप ना हो, ताकि गैप ना हो। तो 21 डेज़ तक हार्मोनल पिल्स, आफ्टर द 21 डेज़ देयर इज़ अ गैप ऑफ द 7 डेज़। कोई बोल दे क्यों होता है 7 डेज़, क्यों होगा, ठीक है, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल अकर्स बेटे, मेंस्ट्रुअल यहाँ पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है, यानी ये इस वजह से ली जाती है, ठीक है ना। एंड इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। जब तक वो नहीं चाहती है फीमेल, ठीक है ना, अगला कंसीव नहीं चाहती है, तब तक वो रेगुलरली क्या करती है, पिल्स को लेती रहती है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कहाँ से आएगा, पिल्स करते क्या हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन आता है, दे इनहिबिट्स ओवुलेशन। तो यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, प्लीज़ देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन आ गया पिल्स के रिगार्डिंग में कि ये प्रिवेंट करते हैं किसको, दे प्रिवेंट्स ओवुलेशन, ठीक है ना, एंड इम्प्लांटेशन as well as alter the quality of the cervical mucus to prevent the entry of the sperm। 3 काम कर रहे हैं, प्रिवेंट करेंगे ओवुलेशन को, दूसरा काम क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगे, तीसरा सर्वाइकल म्यूकस को इतना थिक कर देते हैं कि स्पर्म वहीं पे हॉस्टाइल हो जाता है, वो अंदर नहीं जा पाता है। तो ये 3 बेटे यहाँ से ये आपको प्लीज़ ये क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी बोलती है कि यहाँ पर इन पिल्स लेने के क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। साइड इफ़ेक्ट्स में मेनली जो होगा उनको नौशिया फील हो सकता है, उनको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइमिंग्स अलग हो सकती हैं, ठीक है ना, ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है, एनीमिक हो सकती हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किसके, पिल्स के बेटे, साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, जो मुझे लगता है कि 26 का क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन आ जाता है किसका बेटे, वो क्वेश्चन आ जाता है, वर्ड आया सहेली। क्या वर्ड आया, सहेली। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसका जो CDRI लखनऊ में इसको फॉर्म हुआ था बेटे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये कैसी पिल है बेटे, ये नॉन स्टेरॉइड पिल है। ये कैसी पिल है, नॉन स्टेरॉइड पिल है। और जैसे बाकी पिल्स हर दिन लेनी पड़ रही थी, यहाँ पे ये पिल हर रोज़ नहीं लेनी होगी, ठीक है ना, वंस इन अ वीक, इट इज़ वंस इन अ वीक। तो महीने में 4 या 5 जो होंगे, जो भी जैसे वीक हैं, तो ये पिल्स हफ्ते में 1 बार ली जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि, और दूसरी बात, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं, कम होते हैं। साइड इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, कम होते हैं। जो पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया है और वो जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें केमिकल क्या होगा, एस्ट्रोजन नहीं, इसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं, इसमें एस्ट्रोजन नहीं, कुछ नहीं होगा। इसमें जो केमिकल होता है बेटे उसका नाम होता है सेंट क्रोमेन बेटा। क्या होता है, सेंट क्रोमेन। ये केमिकल इसमें प्रेजेंट होता है, और ये सेंट क्रोमेन जो होगा ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये सेंट क्रोमेन एस्ट्रोजन के रिसेप्टर का ब्लॉकर होता है, ब्लॉक कर देगा। एस्ट्रोजन का रिस्पॉन्स नहीं होगा, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन कम हो गया तो आप जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के बाद एंडोमेट्रियम जब टूटती है, टूट रही है, टूट गई थी, तो उसको रिपेयरिंग भी तो होती है। रिपेयरिंग जो होगी वो कौन कराता है, एस्ट्रोजन। और जब एस्ट्रोजन ही नहीं है तो वो जो एंडोमेट्रियम है प्रोलिफरेट नहीं कर पाती है, रिपेयर नहीं हो पाती है। और जब रिपेयर नहीं हो पाई तो किसी तरह से भी इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, ठीक है ना। क्वेश्चन एक आता है, क्या ये ओवुलेशन को हैम्पर करेगी, ब्लॉक करेगी, नहीं। ओवुलेशन होगा, लेकिन ये किसको ब्लॉक कर देगी, ये बेटे क्या नहीं करने देगी, इम्प्लांट नहीं होने देगी। तो प्लीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे वो ओवुलेशन नहीं होने दे रही थी बाकी जो पिल्स थी, लेकिन यहाँ पर ये जो पिल्स है ये क्या करेगी, ये ओवुलेशन होने देगी। ये ओवुलेशन क्या करेगी, होने देगी। लेकिन क्या कर देगी, ये वहाँ का क्या बोलते हैं कि कंडीशन ऐसी कर देगी एंडोमेट्रियम की कि वो वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, सहेली पे मैंने स्टार लगाया हुआ है, प्लीज़ करके जाइएगा। यहाँ पर क्लियर हो गया, यहाँ पे इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है, एक और आ जाता है, वो प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन यूज्ड बाय फीमेल्स एज द इंजेक्शन एंड द इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स यहाँ पे इंजेक्शन में एक नाम याद रख लीजिएगा, डेपो प्रोवेरा। डेपो प्रोवेरा ये इंजेक्शन फॉर्म है बेटे,
ये इंजेक्शन फॉर्म है। और एक आपका जो इम्प्लांट का एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है नॉर प्लांट बेटा, नॉर प्लांट आ जाता है। और नॉर प्लांट और डिप्लोमा दोनों का मैकेनिज्म जो है वो एक है। फ़र्क इतना है कि जो नॉर प्लांट्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, दे आर इफेक्टिव फॉर द अप्रॉक्सीमेटली 5 years, जबकि इंजेक्टेबल फॉर्म्स जो होते हैं दे आर इफेक्टिव फॉर द 3 months बेटे, ये फ़र्क हो जाता है। बाकी दोनों में ही क्या होता है, प्रोजेस्टिन होता है। प्रोजेस्टिन होगा तो सिंपल एनसीईआरटी में विद इन रह के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोजेस्टिन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वो क्या रखेगा, बॉडी में बढ़ा के रखेगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, या प्रोजेस्टिन क्या है, जो केमिकल प्रोजेस्टेरॉन हम बोल सकते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब हाई रहेगा तो ओवुलेशन होने नहीं देगा, ठीक है ना, आपको पता है। तो इफेक्टिवनेस देख लीजिए कि इंजेक्टेबल फॉर्म Depo-provera, this is O beta. Depo-provera is effective for 3 months and non-plants they are effective for the 5 years. So एक लंबा कॉन्ट्रासेप्शन देने के लिए यहाँ पर जो काम आते हैं वो कौन से हो गए, नॉर प्लांट एंड डिपो प्रोवेरा। ओके, यहाँ पर आ गया। तो देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू पिल्स, जो मैंने पिल्स में बताया था वैसे ही होता है। इफेक्टिव, देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, इनका इफेक्टिव पीरियड ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन combination or IUD within the 72 hours of the coitus have been found to very effective in emergency contraceptive should be used to avoid the possible pregnancy due to rape or the casual unprotected intercourse, ठीक है। देखिए लेंजे फिर से आ गया, 72 आवर्स के विद इन में ये हमको पिल्स देनी चाहिए। इमरजेंसी पिल्स वर्ड आता है, एग्जाम्पल अगर आप याद कर सकते हैं तो मिफिप्रिस्टोन याद कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एनसीईआरटी में छुपा हुआ पार्ट है। मिफिप्रिस्टोन जो होता है ये एंटी प्रोजेस्टिन होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, यहाँ पे वो प्रोजेस्टेरॉन को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक कम हो जाएगा, एंडोमेट्रियम शेड आउट हो जाएगा, और अगर इम्प्लांटेशन हो भी गया है तो वो उसको क्या कर देगा बेटे, डिस्कार्ड कर देगा। तो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए, ठीक है ना, इंटरकोर्स हो जाए, या फिर किसी फीमेल के साथ कोई सेक्सुअल क्राइम हो जाता है, उस कंडीशन में ये पिल्स को यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब एक और मेथड आता है बेटा, उसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन में यहाँ पर हमने बोला कि जनरली एडवाइस फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर एज द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी के एक फैमिली है, 2 बच्चे हो गए, वो चाहते हैं कि अब बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चे, उस कंडीशन में ये प्रोसेस यूज़ होता है। मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है, हो सकता है, टू टर्मिनेट करना, ख़त्म करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 आते हैं बेटे, 2 आते हैं। एक आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये मेल का है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का है। यहाँ पर ये इसको आपको नाम दिया है वैसेक्टॉमी। वैस वर्ड आया है वास डिफरेंस से। एक्टॉमी मीन्स होता है मेडिकल लैंग्वेज में टू कट एंड रिमूव। एक्टॉमी, टैक्योएक्टॉमी, ब्रैंकियोएक्टॉमी, गैस्ट्रोएक्टॉमी, तो ये एक्टॉमी मीन्स टू कट एंड रिमूव। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, उसका छोटा सा पीस रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको टाई कर देते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया, वैसेक्टॉमी। ऑब्वियसली मेल में होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो आता है कंसेप्चुअल ये आएगा कि क्या वहाँ सीमेन बनेगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये तो इंटैक्ट है, ये तो अपना सिक्रेशन निकालेंगे, लेकिन उनके सिक्रेशन में क्या नहीं होगा, स्पर्म माइनस होगा। याद रखिएगा, स्पर्म नहीं होगा, ये केवल स्पर्म के पैसेज को क्या करता है, ब्लॉक करता है, स्पर्म का पैसेज को हैम्पर करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को ख़त्म नहीं करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल होगा, इट ओनली ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ द वास डिफरेंस, स्पर्म, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि ये वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया, तो स्पर्म यहाँ तक तो आएगा, लेकिन इसके आगे फर्दर मूव नहीं कर पाएगा, सो इट ब्लॉक द पैसेज ऑफ द स्पर्म। तो याद रखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल होगा। ओके, ये केवल ब्लॉक करेगा किसको बेटे, किसको ब्लॉक करेगा, वास डिफरेंस को। ओके, अब आ जाता है एक और मेथड आपके सामने दिया है, इसको बेटे नाम क्या दिया है, ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूब मीन्स ट्यूब एंड एक्टॉमी मीन्स टू कट एंड रिमूव, एंड विच ट्यूब इज रिमूव्ड इन फीमेल, इट इज़ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को कट करके हम क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। सील कर दिया तो अब यहाँ पर फिर से बेटे, यहाँ पर चाहे यहाँ पे जाए, यहाँ पे, तो इसने ये किसका पैसेज ब्लॉक कर रहा है, अगेन इट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ स्पर्म के पैसेज को फिर से ब्लॉक कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए कंसेप्चुअल, क्या ओवरी से ओवा प्रोड्यूस होंगे, यस, ओवरी से ओवा प्रोड्यूस होंगे। oogenesis नॉर्मल होगा बेटे, oogenesis क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगेन वी आर प्रिवेंटिंग व्हाट बेटे, एंट्री ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एम्पुलरी पार्ट, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आपका वैसेक्टॉमी हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्यूबेक्टॉमी हो गया। तो ये आपको मैंने यहाँ पर इसके बारे में बताया।
ओके बेटे, ये आपको यहाँ पे बताया, तो ये अपना यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमेट्स ट्रांसपोर्ट, गैमेट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो रहा है, और जो ब्लॉक हो रहा है वो गैमेट का ट्रांसपोर्ट वो स्पर्म है, एग नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रिवेंट कंसेप्शन स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन मेल, इट इज़ कॉल्ड वैसेक्टोमी, वाइल इन फीमेल इट इज़ कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड, ठीक है ना, और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रॉटम, ठीक है। वेयर एज ट्यूबेक्टोमी क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, और उसको हम टाई कर देते हैं स्मॉल इंसिजन के थ्रू एब्डोमेन में, ठीक है ना, थ्रू द वेजाइना। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनकी रिवर्सिबिलिटी कैसी होती है, पुअर होती है। रिवर्सिबिलिटी इससे पहले आपने पढ़े थे, बैरियर मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो रिवर्सिबिलिटी इजी थी, लेकिन यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी कैसी होगी, पुअर होती है। रिवर्सिबिलिटी कैसी होगी, पुअर होती है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर इसके बारे में बताया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लास्ट जो पैराग्राफ आ जाता है, इसको बस यहाँ तक ही करेंगे। इट नीड्स टू एम्फेसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट यूज शुड बी ऑलवेज अंडरटेकन इन कंसल्टेशन, ठीक है ना। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन समझ रहे हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा ही सजेस्ट किया हुआ कॉन्ट्रासेप्शन हमको यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। मेडिकल प्रोफेशनल ऑब्वियसली वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, याद रखना है क्या, कंट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इनका रेगुलर यूज़ नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। that is contraception pregnancy, okay. One is the force to use this method either to prevent the pregnancy or to delay or space pregnancy टू पर्सनल रीज़न। इनका यूज़ जो होता है वो प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी को होना चाहिए, डिले करने के लिए होना चाहिए, कपल है वो अभी नहीं बच्चे जाता है वो डिले हो जाता है, या फिर बच्चों में स्पेस रखने के लिए, गैप रखने के लिए इनका यूज़ होना चाहिए, ठीक है ना। नो डाउट द वर्ल्ड वाइड यूज़ ऑफ दीज मेथड्स हैव सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत काम आते हैं, किसको, अनकंट्रोल वे में ग्रोथ की, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको ना होने दे, उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। हाउ एवर दे आर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक, मैंने पहले बोला, नोशिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ठीक है ना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और इवन ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका आ गया, इवन द ब्रेस्ट कैंसर दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। हम इनको, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नोशिया, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन में पेन हो गया, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, एक्सेस में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होना, मेंस्ट्रुअल में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाना या ब्लीडिंग होना, एंड इनका एक्सेस यूज़ हो रहा है, तो देर इज़ अ चांस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, देर इज़ अ चांस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आज आपको पढ़ाए सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो एनसीईआरटी के जितने भी थे, एनसीईआरटी के लेवल पे रहते हुए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो बच्चों, अब हम लोग टॉपिक करेंगे एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, इट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में पहली बात तो इसकी डेफिनेशन है कि इंटेंशनली मीन्स अपनी मर्जी से, ठीक है। दूसरा आ जाता है वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, ठीक है ना। वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर हो रही है तो इसी को बेटे हम क्या बोल रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज़ एमटीपी, ठीक है ना। और एक कॉमन लैंग्वेज में बात करी जाती है तो इसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इट इज़ कॉल्ड एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अब यहाँ से सिंपल सा टॉपिक है, और सिंपल से टॉपिक से सिंपल पहला क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आता है बेटे, ये वाला, कि 45 टू मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। 45 टू 50 मिलियंस ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म्ड, ये स्टार लगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, इज परफॉर्म्ड ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड पर ईयर, अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, कि जितनी प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही हैं वर्ल्ड में, जितनी टोटल प्रेगनेंसीज वर्ल्ड में कंसीव हो रही हैं उसका 1/5 पार्ट जो होता है टोटल नंबर कंसीव प्रेगनेंसी वो होती है, ठीक है ना, वो टर्मिनेट होती है, वो क्या होती है, टर्मिनेट होती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दो क्वेश्चन, कितनी प्रेगनेंसी पर ईयर, और ठीक है ना, तो टोटल प्रेगनेंसी इसका 1/5 पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, मेडिकली टर्मिनेट हो जाता है, वजह कुछ भी होती हो, वट एवर इज़ द रीज़न, ओके। नाउ इट इज़ तीसरा क्वेश्चन बेटे, ये क्या था, पहले लीगलाइज नहीं था एबॉर्शन कराना, इट वाज नॉट लीगलाइज इन इंडिया। सो कॉन्सिक्वेंसेस राइजेस कि जो फीमेल्स होती थी जिनको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी नहीं करनी थी, तो वो हॉस्पिटल्स में तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे
रिस्ट्रिक्टेड था और नहीं करा सकते थे, अलाउड नहीं था, लीगली कैसा था वो, अलाउड नहीं था, तो वो क्वैक्स के पास चले जाते थे। क्वैक्स जो होते थे वहाँ पे क्या होने लगा कि मैटरनल एमएमआर जैसे बोलते हैं वो रेट क्या होने लगे, बढ़ने लगा। ठीक है ना, तो मदर की डेथ जब ज़्यादा होने लगी तो ये तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया एमटीपी को, कब किया बेटा, वो किया 1971 में। किस में किया, 1971 में। और उसके साथ बेटे क्या रखा था, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी थी, तो ताकि इसका क्या ना हो, मिसयूज़ ना हो, ताकि मिसयूज़ ना हो, तो कुछ कंडीशंस के साथ में इंडिया गवर्नमेंट में 1971 में what happened, they legalize MTP, उन्होंने इसको क्या किया, legalize MTP। now the NCERT says why MTP, क्यों MTP की ज़रूरत पड़ रही है, क्या ज़रूरत होती है MTP की, तो देखते हैं यहाँ पर इट इज़ ड्यू टू, क्यों करा रहा है, तो आंसर क्या आ जाता है, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, और टू गेट द रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी एमटीपी इज परफॉर्म्ड। ओके, क्यों, वजह क्या हो गई, ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स क्वाइटस, ठीक है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए, या फिर यहाँ पे आ जाता है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द क्वाइटस, और सम सेक्सुअल क्राइम, या फिर सेक्सुअल क्राइम हुआ हो, उस कंडीशन में क्या हो सकती है, एमटीपी यहाँ पर हो सकती है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी पैराग्राफ से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाना, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाना, या फिर कोई सेक्सुअल क्राइम हो जाता है, इन ऑल द थ्री कंडीशंस व्हाट हैपन, एमटीपी इज परफॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि इट इज ऑल्सो एसेंशियल in the cases where the continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to mother or the fetus both। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ये तभी कंटिन्यू करी जाती प्रेगनेंसी जो कि हार्मफुल हो सकती है मदर के लिए या फीटस के लिए या दोनों के लिए, उन कंडीशंस में क्या होता है, एमटीपी क्या करा जाता है, परफॉर्म किया जाता है। चौथा क्वेश्चन आता है यहाँ से, कब किया जाता है, तो प्लीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर बोल रहे हैं एमटीपी इज़ कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 12 वीक। ओके, 12 वीक्स हो जाते हैं, 3 मंथ्स हो, यहाँ पे 12 वीक्स हो जाते हैं या फिर 3 मंथ हो जाते हैं, वो सेफ होती है क्योंकि इंटीमेशन ऑफ द फीटल टिश्यू एंड द मैटरनल टिश्यू इज़ नॉट सो इंटेंस, इस वजह से यहाँ पर ये सेफ होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, आफ्टर 3 मंथ या 12 वीक की बात करते हैं, एमटीपी अगर कराई जाती है तो वो कैसी होती है, हाईली रिस्की हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका ये हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया। ओके, फिर है ये आ जाता है अनदर डेंजरस टेंजेस टू मिसयूज एमनियोसेंटेंसेस, ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। डिटरमिन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड, ठीक है ना। एमनियोसेंटेंसेस पहले, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होता है, एमनियन फ्लूइड को निकाल के हम लोग वहाँ पर यूजुअली उसका यूज़ जो होता है इट इज़ टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लेकिन मिसयूज क्या हो जाता है कि पीपल स्टार्ट डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द फीटस एंड दिस प्रैक्टिस इंक्रीज द फीमेल फेटिसाइड्स। ओके, सो इट वाज बैंड फ्रीक्वेंटली। नाउ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, तो यही मैंने अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली, इफ इट इज द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय द एमटीपी, दिस इज टोटली अगेंस्ट द इट इज़ नॉट लीगल वन। ओके, ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में साइड में यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है आपको, ये वाला बेटा येलो साइड का, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो पास हुआ वो कब हुआ, 217 में हुआ, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने किया रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो किन इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन, मैं पहले कह रहा हूँ कि पहले लीगल नहीं था और जिस फीमेल को प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है, शी वाज सपोज टू गो टू द क्वैक्स, वो परफॉर्म करते थे, जिसमें मदर या फीटस दोनों की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, ठीक है ना। तो ये इलीगल होता था एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी यहाँ पे क्या हो जाता था, ये इंक्रीज हो जाती थी। According to this act, pregnancy may be terminated to certain grounds within the first 12 week। ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ रहा है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे किया है कि ये सेफ होती है 12 वीक के समय में, ठीक है ना, 3 मंथ में या फिर 12 वीक्स में, आपने यहाँ पे बता दिया। लेकिन यहाँ पे ओपिनियन चाहिए होता है किसका, वन मेडिकल प्रैक्टिशनर का, एक रजिस्टर्ड आरएमपी जिसे बोलते हैं, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या होना चाहिए, कंसल्ट होना चाहिए, कंसल्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाता है। अब दूसरा लाइन देखिए यहाँ पर,
पर ये भी क्वेश्चन है कि अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा है और 24 वीक से कम है, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमको बेटा इसमें 1 थी, इसमें हमको 2 डॉक्टर्स की क्या होगी, आरएमपी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वो वहाँ पे कंसल्टेंसी करेंगे, रिकमेंड करेंगे, तभी क्या होगा वहाँ पे ये एमटीपी परफॉर्म होगा, ठीक है ना। कब होगा, जब 12 वीक से ज़्यादा हो, 12 वीक से कैसे हो, 24 वीक से कैसी हो, कम हो। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी हाल में एमटीपी कंडीशंस वो नहीं होंगे। अब प्रेगनेंसीज में क्या हुआ, कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड रिस्क द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, ग्रेव इंजरी ऑफ फिजिकल और मेंटल हेल्थ। ये जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो मदर के लिए रिस्की हो, ठीक है ना, रिस्की हो, उसको फिजिकल इंजरी हो सकती हो, या फिर उसकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हो, या ठीक है ना, या ठीक है ना, यहाँ पर ये हो, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, एमटीपी परफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड वर बोर्न इट वुड सफ़र फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़। तो यहाँ पर दूसरा जो रीज़न होता है एमटीपी कराने का, वो कि जो चाइल्ड डेवलप कर रहा है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, उसमें कोई ऑर्गन मैलफॉर्मेशन हो, मान लीजिए उसका हेड ही नहीं बना है, मान लीजिए उसके लिम्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे बेबी को यहाँ पर डिलीवरी करा के किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होना है। उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, एमटीपी हो सकती है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो बेटे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं एमटीपी के क्वेश्चन। ये टॉपिक जो है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब बेटे आते हैं अगले के उसमें आते हैं, और अब अगला पॉइंट चलते हैं एनसीईआरटी का, वो आ जाता है STIs बेटे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। क्या वर्ड आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, उसका नाम ही STI है। तो प्लीज़ देखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन से ले रहे हैं कि इन्फेक्शन या डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल एक्ट और द इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। STI फिर से देख लीजिए, ऐसी डिजीज़ जो ट्रांसमिट हो रही है किसके थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, ठीक है ना यहाँ पर। तो ऐसी उनको पूरी डिजीज़ को कलेक्टिवली हमने क्या नाम दे दिया है, इट इज़ STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। इसी का दूसरा नाम है वेनरल डिजीज़ बेटे, VD बोला जाता है, वेनरल डिजीज़ बोला जाता है, या फिर बोला जाता है RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसको आप याद रखेंगे, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, प्लीज़ याद रखिएगा। गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल herpes, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन रिसेंट ईयर, इट इज़ HIV बेटे। क्या हो जाता है, HIV होता है, ठीक है। HIV आपको मालूम है, ठीक है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, HIV लीडिंग टू एड्स बेटे। कौन सी डिजीज़ आई, एड्स आ जाती है। कॉमन STI की बात करिए यहाँ पर। अमंग दिस HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस इन डिटेल 7। देखिए, इन सभी में जो सबसे फैटल है उसको एनसीईआरटी ने किसको बताया है, HIV को बताया है। HIV ही क्यों फैटल है, क्योंकि आप जानते हैं इसका जो वायरस होता है रेट्रोवायरस है ये, और ये रेट्रोवायरस क्या करता है, यहाँ पर ये हमारे जो भी पेशेंट है उसके हेल्पर टी सेल्स के नंबर को क्या कर देता है, बहुत कम कर देता है। और हेल्पर टी सेल का नंबर अगर बहुत कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, हेल्पर टी सेल नंबर कम हो गया तो बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट नहीं होंगे, बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट नहीं होंगे तो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन नहीं होगा, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं एड्स में कि HIV का वायरस इम्यून सिस्टम कोलैप्स करवा देगा, जिससे आसपास जो भी माइक्रोब्स हैं उनको चांस मिल जाएगा, वो बॉडी को इन्वेड करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एनसीईआरटी ने कुछ दिए हुए हैं तो आप उसको पढ़िएगा उसमें, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ, ये एक और क्वेश्चन आया यहाँ से, प्लीज़ देखिएगा कि सम इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV, ठीक है ना, कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई इंजेक्शन एंड निडल्स। HIV आपने एड्स में पढ़ा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पढ़ा है। यहाँ पर फिर देख लीजिए, हेपेटाइटिस बी और HIV दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ द इंजेक्शन नीडल्स। 5-6 लोग हैं और वो मान लीजिए, यूजुअली किस में होता है, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनस जो लेते हैं, एक ही नीडल से 5, 6, 7, 10 जो भी है ग्रुप वो लेता है, और उनमें से अगर किसी को HIV है तो HIV क्या होगा, वहाँ से वह क्या करेगा, ट्रांसमिट होगा, और एड्स से वो भी पर्सन क्या होगा, सफ़र करेगा। नीडल के अलावा क्या हो जाते हैं, अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए स्कैल्पल यूज़ कर रहे हैं और HIV पेशेंट है, वही स्कैल्पल दूसरे से कर रहे हैं, अगेन देयर इज़ द चांस ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द HIV। नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर फॉल्टी ब्लड, इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एड्स और उसका ब्लड क्या हो जाए, हम लेके ट्रांसफ्यूज कर देते हैं किसी हेल्दी पर्सन में, तो हेल्दी पर्सन भी क्या होगा, सफ़र करेगा किससे बेटे,
ट्रांसमिशन से, और फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, इन्फेक्टेड मदर से फीटस से भी क्या होगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये देखिए स्टार लगा रहा हूँ, कि एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, genital herpes and HIV infections, other disease are completely curable if detected early। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं जो डिजीज़ के हमने पढ़े हैं, वो कम्प्लीटली क्योरेबल हो सकते हैं अगर उनको अर्ली डिटेक्शन हो जाए और उनका ट्रीटमेंट क्या हो जाए, प्रॉपरली हो जाए। तो ये बेटे क्या हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। कौन से क्योर नहीं हो सकते हैं, फिर से देख लीजिए, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV, ये क्योरेबल नहीं है। इसके अलावा जो भी डिजीज़ हैं वो क्या होती हैं, क्योरेबल होती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर सिम्टम्स की बात हो रही है बेटे। अब सिम्टम्स में जो माइनर सिम्टम्स आ जाते हैं उसमें आ जाता है इचिंग बेटा। ठीक है ना, इचिंग आ गया वो। ठीक है ना, इचिंग के अलावा फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है, स्लाइट पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, किसमें, इन द जेनाइटल रीजन। ये माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, ये माइल्ड सिम्टम हुए किसी भी STI के, यहाँ पर माइल्ड सिम्टम हुए। ठीक है ना। इन्फेक्टेड females may often be asymptomatic and hence remain undetected for a long time। कुछ फीमेल्स होंगी जो कि एसिम्टोमेटिक होती है। एसिम्टोमेटिक मीन्स बॉडी के अंदर पैरासाइट है, ठीक है ना, पैथोजन है, या ठीक है ना, या वायरस है, लेकिन कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है ना, लंबे समय तक सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होता है और वो, ठीक है ना, डिटेक्ट नहीं हो पाता है, लंबे समय तक क्या होगा, डिटेक्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आ जाता है एब्सेंस और द लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम in the early stages infection and the social stigma attached to the STI deter the infected person from going for timely detection and the proper treatment। किसी को अगर अंदेशा भी होता है STI का तो जल्दी से अपनी बातों को एक्सपोज नहीं करता है कि हाँ मुझे STI हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि सोशल स्टिग्मा, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, परिवार क्या बोलेगा, इसी में रहता है और इसी के चलते हुए वो क्या करता है, डिटेक्शन या प्रॉपर ट्रीटमेंट वो नहीं करवा पाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, और जब नहीं करवाया तो अब यहाँ पर आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस बेटे। यहाँ पर क्या आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन। वो माइल्ड इन्फेक्शन थे, ये आपके फुल इन्फेक्शन या जो भी होगा STI का पर्सन, उसमें वो शो करते हैं। तो पहला आ जाता है PID बेटे, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसको शॉर्ट में आप किस नाम से डालेंगे, PID, क्या बोलते हैं इसे, PID। दूसरा एबॉर्शन आ जाता है। एबॉर्शन आप जानते हैं, जो भी इम्प्लांटेशन है वो डिस्कार्ड होगा। ठीक है ना, डिस्कार्ड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब है कि यदि फीटस जो है वो मदर की बॉडी के अंदर ही क्या हो जाए, डेड हो जाए बेटे। ठीक है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टिल बर्थ के नाम से जानते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो वर्ड आता है वो आता है कि आप जानते हैं कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में होता है, एंडोमेट्रियम में होता है। लेकिन अगर ये इसके अलावा कहीं और हो जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि ये इम्प्लांट हो जाए फलोपियन ट्यूब में, किसमें, फलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए। ठीक है ना, तो यूट्रस में ना हो के कहीं और इम्प्लांट हो गया है, तो इसको आपने क्या बोला, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्यों हो जाती है, याद रखिएगा, एबनॉर्मली एंडोमेट्रियम क्या कर जाती है, एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है ना, तो जो एनवायरनमेंट उसको यूट्रस में मिलना चाहिए था वो उसको कहाँ मिलने लगा, फलोपियन ट्यूब में मिल गया। तो एग जो होगा या फिर आप जो जाइगोट जो होगा या मोरुला होगा या फिर ब्लास्टोसिस, जो भी आप नाम देना चाहें, वो जाके वहीं पे क्या कर जाएगा, क्या करेगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ऐसी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी ही पड़ती है, वहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और एक्सटेंशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडो, ठीक है ना, इसको एंडोमेट्रियोसिस वर्ड के नाम से जाना जाता है। एब्नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाता है किसका, एंडोमेट्रियम का। ठीक है, तो ये आपका कॉज होता है यहाँ पर। इनफर्टिलिटी आप जानते हैं, अनएबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, यंग वंस, ये हो जाता है। और फिर लिखा है A1 कैंसर, इनको कैंसर भी हो सकता है, कहाँ का बेटे, ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन दी है कि STI जो होते हैं आर मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी, ये हेल्दी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है ना, यहाँ हो जाता है। देयरफॉर प्रिवेंशन और द अर्ली डिटेक्शन एंड द क्योर ऑफ डिजीजेस आर द प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में ये जो STI है इनका एक ऑब्जेक्टिव है कि अर्ली डिटेक्शन, यहाँ पे STI का होना चाहिए और उनका क्योर होना चाहिए। ठीक है ना, कैसे प्रिवेंट हो वो सारी चीज़ें हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है बेटे कि यहाँ पर देयर
ये आ जाता है, दो ऑल पर्सन्स आर वनरेबल टू दीज इन्फेक्शन, मतलब सभी व्यक्ति जो होते हैं वो इस फंक्शन के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वनरेबल होते हैं, ठीक है ना। देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड वेरी हाई अमंग द पर्सन। ये एक और क्वेश्चन आ गया, किस एज में ज़्यादा होते हैं, 15 टू 24, 15 टू 24 एज जो होती है, कॉमन सी एक ली है कि इस एज में ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे STI होने का मैक्सिमम चांस होता है। क्यों होता है, क्योंकि lack of the knowledge, lack of the knowledge, okay, that is why the sex education is being implemented in the institutes, schools and the college level, okay। तो ये आपको यहाँ पे हुआ। देर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, यहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए, प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल यहाँ पर, ठीक है ना। वन ऑफ कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल। कोई भी व्यक्ति इन सारी STI से क्या हो सकता है, बच सकता है, अगर ये जो भी यहाँ पर जो सिंपल बेटे, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं इसको फॉलो करता है तो वो बच सकता है। अब क्या प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, क्या है देखते हैं। नंबर वन आता है कि यहाँ पर अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, अननोन पार्टनर के साथ में यहाँ पर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है कि वन शुड नॉट हैव द मल्टीपल सेक्स पार्टनर, एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ में भी सेक्स नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट हैव, ही और शी शुड नॉट हैव द मल्टीपल सेक्स पार्टनर। दूसरा, ऑलवेज यूज, ट्राई टू यूज कंडोम्स ड्यूरिंग द क्वाइटस और द इंटरकोर्स वन मस्ट यूज द बैरियर, ठीक है ना, द बैरियर दैट इज कंडोम्स यूज मस्ट बी देयर। थर्ड इज द इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट होता है तो वन शुड विजिट टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर द अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोसिस विद द इन्फेक्शन। किसी अच्छे डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, और कंप्लीट ट्रीटमेंट और उस इन्फेक्शन का प्रॉपरली करना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर बेटे कंप्लीट हो जाता है किसके बारे में, STDs के बारे में, ओके। तो ये बताया मैंने, जहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो भी हैं। ये जो आपके जो सिम्टम्स हैं बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यहाँ से PID से, तो प्लीज़ इसको स्टार लगा लीजिएगा ये, ठीक है ना। जैसे PID है, पर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टॉपिक वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है। तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, मैंने सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए, और अब हम चलते हैं आगे टॉपिक में, और उस टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी। क्या वर्ड आ जाता है, इनफर्टिलिटी। तो लेट अस नाउ डिस्कस द इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पर हो गया ठीक है। तो डिस्कशन ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट द इनफर्टिलिटी। अगर हम इनफर्टिलिटी का डिस्कशन ना करें तो ये टॉपिक कैसा होगा, अधूरा होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंडिया आर इनफर्टाइल, ठीक है ना। यहाँ पर दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड, नेक्स्ट पेज में लिखा होगा क्या बेटे, सेक्स। 1 से 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी कपल जो होता है वो वहाँ पे अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन बेटे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को ही क्या नाम दिया है, एक कंडीशन को ही नाम क्या दिया है, यहाँ पर नाम दे दिया, इट इज इनफर्टाइल बेटे। क्या वर्ड आया, इनफर्टाइल, ओके। ये आया हुआ है सेक्सुअल को हैबिटेशन, हैबिटेशन मीन्स, ठीक है ना, दे आर टुगेदर, ओके, doing the intercourse also, but they are not able to produce the children, that condition it is called as infertile condition. The reason could be many, वो फिजिकल हो सकता है, ये कॉन्जेनिटल हो सकता है कोई, ठीक है ना, कोई डिजीज़ हो सकती है, या ड्रग हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, इवन साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो देखिए इनफर्टिलिटी का कारण फिजिकल भी हो सकता है, कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, डिजीज़ भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। ऑफन द फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग द चाइल्डलेस, ठीक है ना, और मोर ऑफन, ठीक है ना, द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। यहाँ पर देखिए भारतवर्ष में अगर इशू, अगर यहाँ पे फीमेल कंसीव नहीं हो रही है या उसके चिल्ड्रन नहीं हो रहे हैं तो दोष किसको दिया जाता है, दोष दिया जाता है फीमेल को। लेकिन ऐसा नहीं है, इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिंपल सा एक वर्ड दिया है, स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट्स इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड हेल्प इन द डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर्स। यहाँ पर हम करेक्ट इनफर्टिलिटी क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकती है, करेक्ट कर सकती है, ठीक है ना, एंड एनेबल द कपल्स टू हैव अ चिल्ड्रन, और वो कपल को हेल्प कर सकती है किसके साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे, ठीक है ना, बच्चे को होने के लिए या चिल्ड्रंस को होने के लिए। अब वेयर सच करेक्शन इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कपल जो कहता है असिस्टेड टू हैव द चिल्ड्रन थ्रू द स्पेशल टेक्निक, और उस स्पेशल टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं, ART, ठीक है ना। क्या नाम दिया आपने, ART नाम देते हैं, डेट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। क्या बढ़ा जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ARTs क्या होते हैं, क्यों होते हैं यहाँ पर।
तो अब जो ये जो पोर्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 100% क्वेश्चन ये आपका 26 में आएगा। 100% की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर आएगा आपके नीट में। ये जितना भी टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 10 मिनट के टॉपिक में 4 नंबर आपके श्योर हैं। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। नंबर 1 आता है IVF। अब बड़े आसपास सिटी में आप देखते हैं बड़ा बड़े बोर्ड लगे रहते हैं IVF हॉस्पिटल, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, आउट इन विट्रो जब भी वर्ड आएगा तो द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द लैब कंडीशन, ठीक है ना। बॉडी से बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लैब में हो रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, IF देते हैं बेटे, ठीक है ना यहाँ पर। और इसमें जो होता है कि आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन डैट इन द बॉडी, जैसी कंडीशन बॉडी के अंदर होती है उसी तरह के एनवायरनमेंट बनाया जाता है और उस कैपिटेट कंडीशन में स्पर्म और एग को फ्यूज़ कराया जाता है, ठीक है ना। सिमिलर कंडीशन है फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और उसके बाद फ्यूज़ करने के बाद में एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। एम्ब्रियो को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और इसी प्रोग्राम को हम किस नाम से जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से इसे जानते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन हमेशा कैसा होगा, इट इज़ इन विट्रो। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पर करते क्या है, ओवा लेते हैं वाइफ से, या डोनर कोई होगा उससे ले सकते हैं, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर। यहाँ पे हस्बैंड हो सकता है या डोनर हो सकता है। कलेक्ट, ठीक है ना, आर कलेक्टेड, आर इंड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में मेल से स्पर्म पार्टनर से स्पर्म और फीमेल पार्टनर से एग या ओवा या उनके डोनर से ले सकते हैं। और लैब कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं। जाइगोट हो गया। अब देखिए ये जो जाइगोट बना है अर्ली एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर, अगर 8 ब्लास्टोमियर हैं तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं किस में बेटे, इसको ट्रांसफ़र करते हैं इन फेलोपियन ट्यूब। किस में ट्रांसफ़र करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। और इस फेलोपियन ट्यूब के ट्रांसफ़र को आप किस नाम से जानते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ये इंपॉर्टेंट बेटे, जिफ्ट, ये आपका क्वेश्चन आया, जिफ्ट आ जाता है, ठीक है ना। और अगर एम्ब्रियो 8 सेल से ज़्यादा हो जाए बेटे तो हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं किस में, ठीक है ना, किस में करेंगे, यूट्रस में। और जब यूट्रस में कर रहे हैं तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। इसको किस नाम से जानते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट, हो गया द एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब इन विवो मीन्स जहाँ पर नेचुरल कंडीशन, बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल बॉडी मीन्स इनसाइड द बॉडी, उस कंडीशन को इन विवो कहते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो कुड बी यूज टू ट्रांसफर द एसेस दोस फीमेल हु कुड नॉट कंसीव, जो फीमेल कंसीव नहीं हो पा रही हैं उसमें हम यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है। ओके, अब आ जाता है यहाँ पर अगला, एक और लिया मैंने। अब वर्ड आता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये एक और क्वेश्चन आया बेटा, एक ऊपर एक जिफ्ट से था, एक क्वेश्चन कहाँ से आ गया, गिफ्ट से आ गया। अब होता क्या है इसमें कि यहाँ पर गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, फीमेल जो होती है वो फीमेल को हम बोल सकते हैं कि फीमेल जो होगी वो स्टेराइल होगी, ठीक है ना, वो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। लेकिन क्या कर सकती है वो एनवायरनमेंट क्या कर सकती है, प्रोवाइड करा सकती है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो यहाँ पर गैमीट में ओवा नहीं है तो ओवा हम कहीं डोनर से लेंगे, डोनर उसके कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं या रिलेटिव्स जो भी हो सकते हैं। ओवा लेने के बाद हम स्पर्म को पार्टनर से लेते हैं और पार्टनर से स्पर्म लिया, ओवा लिया किसी डोनर से, और लेने के बाद हम उसको सीधा ट्रांसफ़र करते हैं किसमें बेटे, वी ट्रांसफ़र इनटू द फैलोपियन ट्यूब। हो गया, जब हो गया तो बाकी जितना भी डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो नेचुरली होगा। और इस कंडीशन को बेटा, इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज गिफ्ट। तो गिफ्ट इन विट्रो, गिफ्ट इन विवो, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, यहाँ पे हुआ। एक और कंडीशन आती है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं ये आपका कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। बेटे वर्ड आया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल होता है वो क्या होता है, वो स्टेराइल होगा, ठीक है ना। मेल क्या होगा, वो इनफर्टाइल होगा, बेग योर पार्डन, वो इनफर्टाइल होगा, मेल फीमेल भी वहाँ इनफर्टाइल होगी। अब इनफर्टाइल हुआ तो वहाँ पे ये आ जाता है स्पेशल प्रोसेस, क्या हो जाता है इसमें कि यहाँ पर भी जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, स्पर्म जो होता है डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, ठीक है ना, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी केसेस इधर ड्यू टू द इनएबिलिटी बाय मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, यानी कि मेल पार्टनर जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, या फिर स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम है, उस कंडीशन में हम स्पर्म लेके, ठीक है ना, स्पर्म को लेके डायरेक्टली क्या करेंगे, हम उसको ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं, जाइगोट फॉर्म बनेगी, जाइगोट को डिवाइड होने देते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि 8 सेल तक हम उसको बेटे ट्रांसफ़र करते हैं किसमें,
फलोपियन ट्यूब में, तो वर्ड आ जाता है जिफ्ट। और 8 सेल से ज़्यादा अगर ब्लास्टोमेयर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम ट्रांसफ़र उसको कहाँ पे करेंगे, यूट्रस में करेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये आपने बताया, ठीक है ना। अब यहाँ कंडीशन लेके मेल पार्टनर अगर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर स्पर्म काउंट जो है वो भी कैसा है, बहुत कम है, ठीक है ना, तो कुड बी करेक्टेड बाई AI। AI मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पर भी सेम वही है, मेल जो होगा वो इनफर्टाइल होगा, मेल कैसा है, वो इनफर्टाइल होगा। इनफर्टाइल है, स्पर्म काउंट कम है तो नहीं है, या इनकम है, तो हम क्या करेंगे, स्पर्म को कलेक्ट करेंगे, वो पार्टनर से करें या डोनर से करें, और कलेक्ट करने के बाद वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसमें बेटे, वेजाइना या फिर यूट्रस में, ठीक है ना। अगर यूट्रस में हम सीधा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये आपका एक और क्वेश्चन आया, इसको हम क्या नाम देते हैं, IUI, ठीक है ना, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताए सारे, तो मैंने आपको बताया इन विवो जिफ्ट, ओके। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया किसके बारे में, इन विट्रो जिफ्ट हो गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यहाँ फर्टिलाइजेशन इन विवो होगा। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पढ़ा। यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इन विट्रो होगा, यानी लैब कंडीशन में होगा। और फिर AI पढ़ा, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इन विवो होगा, बॉडी के अंदर होगा। तो बेटे यहाँ से जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ से आपका 1 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन 100% क्या है बेटे, वो आपका होगा 100%, यहाँ पर आपका पक्का नीट में आएगा। तो इसको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पैराग्राफ है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। दो द ऑप्शंस आर मैनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई, ठीक है ना, प्रिसिशन हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल। यहाँ पे हाईली प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वही इसको परफॉर्म करते हैं, वो हाईली ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है ना। एंड प्रोफेशनल एंड द एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है ना, तो एक्सपेंसिव है, प्रोसेस सस्ता नहीं होता है, बहुत महंगा प्रोसेस होता है। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रिसाइसली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। बहुत महंगा होने के कारण, हाईली टेक्नोलॉजी यूज़ होने के कारण ये हर जगह उपलब्ध नहीं है बच्चों, ये कहीं कहीं पे अपने भारत में ये है, फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स आर अफोर्डेबल ओनली टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। इनकी जो बेनिफिट्स हैं वो लिमिटेड लोगों तक ही सीमित हैं, क्योंकि ये एक बहुत महंगा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक मान लेते हैं कि अगर एक कोई फीमेल है और वो ये करा रही है प्रोसेस, वो चाहे जिफ्ट हो या गिफ्ट हो, तो कम से कम, ठीक है ना, 8 से 9 लाख रुपए जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं उसमें, वो मतलब यूज़ हो जाते हैं या लग जाते हैं, जो भी आप जो भी भाषा में बताना चाहें। इमोशनल, रिलीजन एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड। इमोशनल आ जाते हैं, किसी दूसरे का एग है, डोनर का एग है, तो एक लगाव जो होता है अपने से वो शायद उसके साथ ना होता होगा। रिलीजियस मैसेज आ जाते हैं कि पता नहीं कौन सा धर्म है, कौन सा कास्ट है, ये बीच में आ जाता है इस तरह का। सोशल फैक्टर आ जाते हैं, आस पड़ोस के लोग या फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो अपोज में होते हैं इसके, ठीक है ना। तो एडॉप्शन मेथड में, सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसीजर इज़ टू हैव द चिल्ड्रन इन इंडिया। तो अल्टीमेट यहाँ पर जो एम है इसका क्या है कि जो भी प्रोसीजर है, टू हैव द चिल्ड्रन इन इंडिया, वी हैव सो मेनी ऑर्फेंड, ठीक है ना। हम यहाँ पे देखिए, अगर ऑर्फन मीन्स अनाथ लोग हैं, यहाँ पे बहुत से अनाथ हैं, ठीक है ना, जो बच्चे हैं, तो वन कुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल द मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हम अडॉप्शन भी कर सकते हैं, इस महंगे प्रोसेस के अलावा अडॉप्शन भी कर सकते हैं। उस पेरेंट को एक बॉय या गर्ल मिल जाएगा, या और उस बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिल जाएगा, जो भारत का एक अच्छा नागरिक साबित हो सकता है, ठीक है ना। आवर लॉज परमिट द लीगल अडॉप्टेशन एंड इट इज़ येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड। ऐसा कपल जो पेरेंटहुड की कल्पना कर रहा है या चाह रहा है, नहीं हो रहा है, तो अडॉप्शन बेटे, अडॉप्शन जो हुआ है वो एक बेस्ट मेथड है। मैं फिर से कह रहा हूँ, उनको एक बच्चा मिल जाएगा, बच्चे को एक माता पिता मिल जाएंगे, और वो एक अनाथ बच्चा है वो भारत का एक नागरिक, बहुत अच्छा नागरिक होकर बड़ा हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर इस सारी चीज़ों के बारे में। इस तरह से बच्चों ये लाइन टू लाइन जो था, लाइनर जो होता है, ख़त्म होता है। और मैं अगले चैप्टर के साथ फिर जल्दी से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।